साथियों, चैनल हिंदी विषय साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ मैं नमन करती हूं अपने उन शिक्षकों को जिन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा हमारे जीवन का मार्ग प्रशस्त किया और हमें सही दिशा दिखाई। आज भी कभी ना कभी जब हिंदी की किसी बेहतरीन रचना को पढ़ते समय जो उनके माध्यम से, अपने जो टीचर्स के माध्यम से उन्होंने जिस प्रकार समझाया, तो उनकी यादें पुनः ताज़ा हो जाती हैं और आज के विशेष दिन तो उन्हें ज्ञात करना बनता ही है। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज की कक्षा के अंतर्गत हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के प्रमुख उपन्यास एवं उपन्यासकार। वह प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में बार बार रिपीट हो रहे हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हो, नेट परीक्षाओं अथवा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, डीट्रिपल-एसबी, सभी परीक्षाओं में उपन्यासों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और लगभग यही प्रश्न होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। अतः हजारों उपन्यासकारों में से कुछ चुनिंदा उपन्यासकारों के मैंने नोट्स तैयार किए हैं आपके लिए, ताकि आपको बहुत विशाल समुद्र में से कुछ मोती चुन के आपके समक्ष उपस्थित कर सकूं, ताकि कम समय में हम तैयारी कर सकें। आइए शुरू करते हैं। साथ ही साथ एक विशेष धारा के उपन्यासकार कौन हैं, यानी ऐसे उपन्यासकार जो किसी विशेष जैसे कि आंचलिक उपन्यासकार हैं, प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं, कुछ व्यक्तिवादी उपन्यासकार हैं। कौन सी श्रेणी में कौन से उपन्यासकार आते हैं इसको भी जानेंगे। साथ ही साथ परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सबको हम आज की कक्षा के माध्यम से जानेंगे। वीडियो को पूरा देखना है, यह भी वीडियो नहीं है क्योंकि ये देखिए ये नोट्स के रूप में वीडियो हैं, तो इनको पूरा देखना है। इसमें छोड़ने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि काफ़ी कुछ छोड़ के और चुनिंदा मैंने आपके लिए ये अंश तैयार किया है, तो इसमें छोड़ने लायक कुछ नहीं है। तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को माना है, ये हम जानते हैं। लेकिन उससे पहले भी कुछ ऐसे उपन्यास लिखे गए हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। हालांकि अपनी उनमें उपन्यासों वाली पूर्णता विशेषताएं जिनके आधार पर वर्तमान में हम किसी उपन्यास की समीक्षा करते हैं या उन तथ्यों के आधार पर किसी रचना को हम उपन्यास की संज्ञा देते हैं, वो तत्व इनमें नहीं थे, लेकिन फिर भी ये प्रारंभिक उपन्यास की श्रेणी में आते हैं। जैसे इंशाअल्लाह खां का है उदयभान चरित, जिसका दूसरा नाम है रानी केतकी की कहानी, और यह 1801 में रचित है। दूसरा है पंडित गौरी दत्त का देवरानी जेठानी की कहानी, जो कि 1970 में लिखा गया है। इन्होंने एक और लिखा था 72 में, वामा शिक्षक। लेकिन वामा शिक्षक एक और प्रसिद्ध है जो 1873 में लिखा गया था ईश्वरी प्रसाद द्वारा और कल्याण राय जी द्वारा, ठीक है। तो ये वामा शिक्षक पूछा नहीं जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो ऑप्शन में या तो पंडित गौरी दत्त देंगे या फिर ईश्वरी और कल्याण राय। अब एक वर्तमान में उपन्यासों की विषय वस्तु भी पूछी जाती है। हालांकि देवरानी जेठानी की कहानी जो है हमारे सिलेबस में भी है, तो उस पर अलग से हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता दूं इसमें मध्यम वर्गीय बनिया समाज की दो बहुओं का इसमें चित्रण है कि एक शिक्षित है और एक अशिक्षित है। उनका क्या प्रभाव पड़ता है उनके जीवन पर शिक्षा का, इसका भी इसमें चित्रण हमें देखने को मिलता है। मूलतः बनिया समाज पर आधारित है। तीसरा है श्रद्धाराम फिल्लौरी, इनका प्रसिद्ध है भाग्यवती, जो कि 1877 में लिखा गया है। चौथे हैं श्री निवास दास जी, इनका परीक्षा गुरु है, 1882 में रचित है और शुक्ल जी ने इसे ही हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास माना है। राधा कृष्ण दास जी के प्रसिद्ध उपन्यास है निस्सहाय हिंदू, 1890 में इन्होंने लिखा है और इसमें गोवध निवारण के विषय में इन्होंने लिखा है, यानी गोवध की समस्या को इसमें चित्रित किया गया। विषय वस्तु भी मैं इसलिए आपको साथ में बता रही हूँ क्योंकि वर्तमान में ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। भारतेंदु का है पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा, इनको भी कुछ लोगों ने माना है प्रथम उपन्यास, इसलिए मैंने लिख दिया, बाकी ये प्रसिद्ध नहीं है। फिर जो चर्चित उपन्यास है वो है बालकृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारी, 1886, और 100 अजान एक सुजान 1892, और इनका रहस्य कथा वो एक अपूर्ण उपन्यास है, ठीक है। अब देखिए, ध्यान देने वाली बात है कि ऐसा नहीं है कि इनकी यही रचना है, इन्होंने और भी उपन्यास लिखे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा ये नोट्स रूप में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, तो मैंने उन्हीं रचनाओं का संकलन किया है जो कि परीक्षा में पूछी जाती हैं या जो चर्चित रही हैं। अब नूतन ब्रह्मचारी जो है, इसमें विनायक नामक युवक का जो सदचरित्र दिखाया गया है, इसका प्रमुख पात्र है विनायक, उसके सदचरित्र
दिखाया गया है कि उसके सदचरित्र से प्रभावित होकर डकैत होते हैं ना, जो चोरी लूटपाट करने वाले, ये भी डकैती का मार्ग छोड़कर सदमार्ग पर चलते हैं। तो ये दिखाया गया है नूतन ब्रह्मचारी में। 100 अजान 1 सुजान, इसमें अज्ञानी लोगों के बीच में और एक सुजान, एक चतुर है, बाकी सब लोग अज्ञानी है, ऐसी इसकी कथा है। उनके बीच में वो कैसे जीवन निर्वाह करता है, क्या करता है, इस सब का वर्णन है। अगले हैं 7वें हैं किशोरीलाल गोस्वामी। इनका प्रसिद्ध है सौभाग्यश्री, जो कि 1890 में इन्होंने लिखा था। फिर आते हैं देवकी नंदन खत्री जी, जिनका चंद्रकांता 1888 में आया था, तो यह भी काफ़ी प्रसिद्ध रहा। फिर भूतनाथ इनका अधूरा रह गया था, तो इनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने इसको पूरा किया था। फिर लज्जाराम शर्मा का, कहीं कहीं पे मेहता भी मिलता है, शर्मा भी, मैंने दोनों लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, दोनों एक ही हैं। इनका है स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, यह 1899 में लिखा गया है। दूसरा है इनका आदर्श दंपति, जो 1904 में लिखा गया है। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, इसके अंतर्गत एक तो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करी हुई युवती है रमा, और भारतीय संस्कारों को, गृहस्थ जीवन का पालन करने वाली युवती है लक्ष्मी। दोनों की ही कथा इसमें दिखाई गई है और भारतीय जीवन मूल्यों की सार्थकता को इसमें दिखाया गया है लक्ष्मी के माध्यम से। ठीक है, आगे है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का ठेठ हिंदी का ठाट, और इसी का दूसरा नाम भी है देववाला। ठीक है, तो इसके अंतर्गत अनमेल विवाह के दुष्परिणाम दिखाए गए हैं। ठीक है, अधखिला फूल, इसमें धर्म की महत्ता दिखाई गई है। ये 1907 में लिखा है, और ठेठ हिंदी का ठाट 1899 में लिखा है। ठाकुर जगन मोहन सिंह का है श्यामा स्वप्न, 1888 में लिखा गया है। ये भी अर्थात चंद्रकांता के साथ ही लिखा गया है, और ये आख्याका शैली में लिखा हुआ हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास है। आगे चलते हैं, गोपाल राम गहमरी, ये प्रथम जासूसी उपन्यासकार हैं। यहाँ से जासूसी उपन्यासों की शुरुआत मानी जाती है, और प्रसिद्ध है इनके अद्भुत लाश, और कई सारे इसी तरीके के नाम हैं, मतलब उपन्यासों के। अद्भुत लाश इनका काफ़ी चर्चित रहा है 1896 में। अब ये 1800 वाले लगभग यहाँ ख़त्म हो जाते हैं, यानी शुरुआती दौर के जो उपन्यास हैं वो समाप्त हो जाते हैं। फिर आते हैं उपन्यासों के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास, इनके 3 ही हैं। कंकाल, तितली, इरावती इनका अपूर्ण है। कंकाल 1929 में लिखा गया था, और तितली लिखा गया था 1934 में। प्रकाशन वर्ष भी इनके मैं साथ के साथ बता रही हूँ, ताकि क्रमानुसार वाले प्रश्न आप लगा पाएँ। विशंभरनाथ कौशिक का है माँ भिखारिणी, 1929 में लिखे गए हैं। 14वें नंबर पर मैंने शामिल किया है प्रेमचंद जी के उपन्यासों को, जिनका प्रथम उपन्यास है सेवा सदन 1918। इनको क्रमबद्ध रूप में याद करना भी जरूरी है। साथ ही साथ मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों के प्रकाशन वर्ष भी याद करना आवश्यक ही है। सेवा सदन 1918, इसका उर्दू नाम था बाजारे हुस्न। इनके उर्दू नामों से को परिवर्तित करके हिंदी नामों से इन्हें प्रकाशित किया गया था। दूसरा था प्रेमाश्रम 1921, इसका उर्दू नाम था गोशिए आफियत। तीसरा था वरदान 1921, ये जज्बे ईशार के नाम से लिखा गया है। और फिर था रंगभूमि 1925, चौगाने हस्ती। और कायाकल्प ये 1926 में लिखा गया था। फिर निर्मला लिखा गया था 1927 में। प्रतिज्ञा लिखा गया था 1929 में। गवन लिखा गया था 1931 में। कर्मभूमि लिखा गया था 1932 में। गोदान लिखा गया था 1936 में। और मंगलसूत्र भी लिखा तो तभी गया था, लेकिन ये अपूर्ण ही रहा। अब ये वरदान 23 है या 21, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न मुझे हो रहा है माइंड में, पर ठीक है, क्रम इनका यही है। बात करते हैं सेवा सदन में, तो इन्होंने वैश्या जीवन से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनका इसमें वर्णन किया है। वरदान एक परिहासपूर्ण रचना है, परिहास के माध्यम से इन्होंने कुछ चित्रित किया है समाज को, विषमताओं को। अब है रंगभूमि जो है, उसमें एक जो सूरदास जो पात्र है, सूरदास इसका प्रमुख पात्र है। और रंगभूमि को बच्चन सिंह ने गांधीवादी जीवन दर्शन का महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा है, पूछा हुआ प्रश्न है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। कायाकल्प में कई जन्मों की कथा का वर्णन है। निर्मला में अनमेल विवाह की समस्या को दर्शाया गया है। प्रतिज्ञा का नाम था पहले प्रेमा, प्रेमा को प्रतिज्ञा नाम से पुनः प्रकाशित किया गया, और उर्दू नाम था इसका हम खुरमावे हम सवाब। ये 2 सहेलियों की कथा है मूलतः। कर्मभूमि के प्रमुख पात्र हैं, इसमें 2 कथाएं, इसमें ग्रामीण जीवन की समस्याओं को दर्शाया गया है। साथ ही साथ इसमें एक शहरी कथा भी चलती है, मतलब तो शहरी जो सुधार आंदोलन है उनका जो कहते हैं उनकी जो लीडर है, उनको कहते हैं ना, उनकी बागडोर संभाली शांति कुमार और सुखदान। और ग्रामीण स्तर पर जो सुधार आंदोलन चलते हैं उनकी बागडोर संभाली अमरकांत और आत्मानंद ने।
ठीक है, इस प्रकार ये प्रश्न जो पूछे हुए हैं मैंने उन्हीं को शब्दों में ढाल के यहाँ लिख दिया है। और जो इनका प्रथम श्रेणी का पारिवारिक जीवन का मनोवैज्ञानिक चित्रण प्रस्तुत करता है इनका उपन्यास गबन, जो कि 1931 में लिखा गया था। गबन की विशेषता क्या है कि आभूषणों की प्रियता होती है और जो व्यक्ति जो पुरुष होता है उनके अहम भाव क्या है उन सब का इसमें वर्णन है, और किस प्रकार स्त्रियों की आभूषण प्रियता संकट में डाल देती है परिवार को, उसका भी मनोवैज्ञानिक चित्रण है गबन के माध्यम से। ठीक है, इनसे संबंधित जितनी भी बातें पूछी जाती हैं प्रेमचंद जी से संबंधित मैंने यहाँ लिख दी है। ट्रिक तो देखिए आप लोग अपने हिसाब से बना लीजिएगा, ट्रिक विक उतना अच्छा मैं नहीं बना पाती हूँ, लेकिन फिर भी आपको याद ना हो रही हो तो छोटे से आप इस तरीके से देख लेते हैं कि जो मुंशी प्रेमचंद जी होते हैं उनको मतलब एक दिन ज्ञान हो जाता है, या होता है ना व्यक्ति गलती करने के बाद सीखता है, तो वो सोचते हैं कि अब मुझे सेवा और प्रेम का वरदान मिला है, यानी कि उनको सदगति पे अच्छे रास्ते पे वो चलने लग जाते हैं, तो सोचते हैं सेवा पे प्रेम के वरदान से जो रंग आया है जीवन में, मतलब ये रंग आ गया सेवा व प्रेम के वरदान से उनके जीवन में ये रंग आया कि काया कल्पी हो गया, काया निर्मल हो गई। फिर प्रेमचंद जी प्रतिज्ञा करते हैं कि कभी भी गबन नहीं करेंगे और अपने कर्मों द्वारा गोदान की व्यवस्था करेंगे। यानी पहले वो सोचते हैं कि मैं कहीं से कुछ चोरी वोरी करके गोदान कर दूं, है ना, लेकिन क्या होता है उनके जीवन में कोई आता है तो उन्हें ज्ञान होता है, किसको, प्रेमचंद जी को, मुंशी जी को ज्ञान होता है, तो वो ये सोचते हैं कि सेवा व प्रेम के वरदान से रंग वह काया निर्मल हो गई, अतः प्रतिज्ञा करते हैं कि कभी गबन नहीं करेंगे और अपने कर्म द्वारा गोदान की व्यवस्था करेंगे। सेवा से सेवाश्रम, प्रेम से प्रेमाश्रम, वरदान उनका है ही, रंग से रंग भूमि, काया से कायाकल्प, निर्मल से निर्मला, प्रतिज्ञा है ही, गबन से गबन है ही, कर्म भूमि और गोदान। इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि प्रेमचंद वाले में कुछ भी एक्स्ट्रा जानकारी जो इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए इसमें आपके उत्तर सभी के मिल गए हों। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों में इसको शेयर कर दीजिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के थोड़े रह गए थे मतलब लिखना, तो मैंने यहाँ लिख दिया है इनको। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 और इसकी प्रमुख पात्र है निपुणिका व भट्टनी पूछी जाती है। चारुचंद्र लेख है इनका 1963 में और इसमें 12वीं और 13वीं शताब्दी का वर्णन है। फिर है इनका पुनर्नवा जिसमें 6ठी और 7वीं शताब्दी का वर्णन है, 1973 में लिखा था। मृच्छक, संस्कृत के नाचिक मृच्छकटिकम के कुछ अंश का इसमें अनुवाद है या उसी की कथा का विस्तार है। फिर आता है इनका अनामदास का पोथा जो कि औपनिषदिक काल की एक रचना है, इसको रेख आख्यान भी कहा गया है और यह 1976 में लिखा गया था। ठीक है, देखिए पुनर्नवा 4ठी शताब्दी की रचना है और बाण भट्ट की आत्मकथा 6ठी 7वीं शताब्दी की रचना है। इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। और ये 2019 में पूछा गया है कि किस किस सदी की रचना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर आते हैं राधिका रमण प्रसाद सिंह, इनका प्रसिद्ध उपन्यास है राम रहीम और ये प्रेमचंद की धारा के कवि हैं। 1936 में इन्होंने लिखा है, यानी कि जब प्रेमचंद ने गोदान लिखा था तभी इन्होंने अपना राम रहीम लिख दिया था। चतुर्सेन शास्त्री जो है ये प्राकृतवादी उपन्यासकार हैं। इनके प्रमुख उपन्यास हैं हृदय की परख 1918, हृदय की प्यास 1932, अबर अभिलाषा 1933, वैशाली की नगर वधू 1948, 49, सोमनाथ वयम रक्षाम 1955। अब वैशाली की नगर वधू उनका बहुत प्रसिद्ध है। इसकी विशेषता क्या है कि वासुदेव, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध तीनों का एक साथ इसमें वर्णन किया गया है। वयम रक्षाम में प्रागैतिहासिक काल की जो जातियाँ थी जैसे कि यूनानी, मेसोपोटामिया वाली सभ्यता वगैरह, इनकी जो जातियाँ थी उनके जीवन व संस्कृति का कल्पनात्मक वर्णन वयम रक्षाम के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिवपूजन सहाय का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है देहाती दुनिया, बिहार के रामसहर नामक गांव का इसमें वर्णन है। ठीक है, और ये भी प्राकृतवादी, ठीक है, और पांडे बेचन शर्मा उग्र भी प्राकृतवादी थे और इनका प्रथम और प्रसिद्ध उपन्यास है चंद हसीनाओं के खतूत, जिसको कहीं 24 दिया हुआ है, कहीं 27 दिया गया है। वैसे इसका सही आंसर 27 है, लेकिन कहीं कहीं 24 भी दिया हुआ है। ये पत्रात्मक शैली में लिखा हुआ हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास है, ये आप इसमें याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा है दिल्ली के दलाल, ये 27 में इन्होंने लिखा है। तीसरा है चॉकलेट, यानी कि ये जो चंद हसीनों के खतूत है ये 24 में लिखा है, क्योंकि दिल्ली का दलाल और चॉकलेट इन्होंने 27 में लिखा है। बुधवा की बेटी को इन्होंने 1928 में लिखा है। और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रश्न उठाते हुए प्रेम के महत्व को बताया है उन्होंने चंद हसीनों के खतूत में। ठीक है, आगे ऐतिहासिक नाटककार वृंदावन लाल वर्मा, इन्होंने लिखा है गढ़कुंडार जो पूछा जाता है 1924 में। विराटा की पद्मिनी 1936 में, यानी कि जब गोदान लिखा गया था
तभी विराटा की पद्मिनी भी लिखी जा रही थी और राम रहीम भी लिखा जा रहा था। कुंडली चक्र 1929, झांसी की रानी 1946, कचनार 1948, मृगनयनी 1950 और भुवन विक्रम 1957। दो महत्वपूर्ण है, विराटा की पद्मिनी और गढ़कुंडार, ये याद रखना है आपको। साथ ही साथ मृगनयनी इनका विशेष है, इस पर इनको पुरस्कार भी मिला हुआ है 1950 में। गणेश विद्यार्थी ने गढ़कुंडार को की जब प्रतिलिपि तब उन्होंने पढ़ी हस्तलिखित, तब उन्होंने इनको वॉल्टर स्कॉट की संज्ञा दी थी, ये भी आपको याद रखना है। भगवती चरण वर्मा के देख लेते हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं इनके उपन्यास, व्यक्तिवादी उपन्यासकार हैं ये। पतन 1927, चित्रलेखा 1934, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, भूले बिसरे चित्र 1959, सामर्थ्य और सीमा 1962, थके हुए पाव 1963, सीधी सच्ची बातें 1968 और सबई नसावत राव गोसाई 1970। ठीक है, अब देखिए इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये जो मैंने आपके लिए तैयार किए नोट्स, इससे बाहर आपके क्रमानुसार लगाने वाले प्रश्न भी उपन्यासों से संबंधित नहीं जाएंगे। टेढ़े मेढ़े रास्ते जो 1946 में इन्होंने लिखा था, इसमें गांधीवाद, आतंकवाद और साम्यवाद तीनों को जोड़कर उनकी जो विशेषता या कमियां हैं दोनों के विषय में इसमें लिखा गया था। चित्रलेखा इनकी सर्वोत्कृष्ट कृति है और इसमें फ्रांस के अनातोले ग्रंथ, फ्रांस की जो अनातोले लेखक है उनका ग्रंथ है थाया, उससे प्रभावित तो है लेकिन फिर भी इसमें मौलिक रचनाएं, अपनी मौलिकता का समावेश किया है, अतः ये एक मौलिक रचना काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, भूले बिसरे चित्र में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के समय मुंशी मतलब ये शिवलाल से लेकर नवल किशोर तक की 4 पीढ़ियों का वर्णन इन्होंने किया है। इसी प्रकार ये इनके जो सीधी सच्ची बातें हैं, इसमें उन्होंने स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद की जो घटनाएं हैं 3 पीढ़ियों के लगभग, उसका वर्णन किया। कुल मिला के अधिकतर सबई नचावत राम गोसाई, इसमें भी लगभग ऐसा है, स्वतंत्रता के आसपास, यानी कुछ स्वतंत्रता के पूर्व और कुछ स्वतंत्रता के बाद, जैसा कि आप समय सीमा देख रहे हैं 27 भी है, 34 भी है, 68 भी है, यानी पूर्व और प्राप्त के बाद की जो घटनाक्रम है राजनीतिक सामाजिक, उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उन सब का वर्णन इनके उपन्यासों में है। हाँ, चित्रलेखा इनका अलग सा उपन्यास है। उपेंद्र नाथ अश्क का है शहर में घूमता आईना, उदय शंकर भट्ट का है सागर लहरें और मनुष्य, जिसमें कि बंबई के वर्सोवा के मछुआरों का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। पूछा हुआ प्रश्न है 2019 का। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निर्मला के हैं अप्सरा 31, अलक 33, प्रभावती और निरुपमा दोनों 36, चोटी की पकड़ 48 और काले कारनामे 1950। क्रमानुसार लगाने वाले प्रश्न में हम इसे पढ़ चुके हैं। राहुल सांस्कृतायन के जो पूछे जाते हैं उपन्यास वो हैं सिंह सेनापति 1944, जय योद्धे 44 और दीवोदास 1963। ठीक है, और अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए और अपने अधिक से अधिक मित्रों को इन्हें शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिएगा। शेयर आप लोग कर रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब लोग देखते हैं, मतलब जो भी पूरी तरीके से प्लेलिस्ट चेक नहीं करते। आप लोग चैनल पे पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे यही अनुग्रह करूंगी कि पहले प्लेलिस्ट आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो ठीक है, लेकिन प्लेलिस्ट चेक करिए। नेट परीक्षा के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए काफ़ी इसके लिए विषय सामग्री चैनल पे उपलब्ध है, आप चेक करिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अब बात करेंगे मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों के विषय में। सर्वप्रथम नंबर पे आते हैं जैनेन्द्र, जिनका परख लिखा गया था उन्होंने 1929 में, सुनीता लिखा उन्होंने 1934 में, त्यागपत्र लिखा 1937 में, कल्याणी 39 में, सुखदा 1952 में, व्यतीत 53 में, मुक्तिबोध 1956 में, जयवर्धन और दशार्क इनका अंत में है 85 में इन्होंने लिखा था। सबसे महत्वपूर्ण है त्यागपत्र 1937, आपको रटा होना चाहिए, कोई इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है, किसी भी तरीके से आप याद कर लेते हैं। जैनों में दीक्षा वाला कार्यक्रम होता है तो वो परख करते हैं, किसी को भी दीक्षा देने से पहले उसकी परख करते हैं। मान लो सुनीता को दीक्षा देनी है तो पहले जैनेन्द्र लोग क्या करते हैं, परख करेंगे, उसके बाद उन्हें अपने गृहस्थ जीवन से त्याग देना होता है, त्याग पत्र देना होता है, त्यागना होता है गृहस्थ जीवन को। मान लीजिए सुनीता दीक्षा ले रही है, फिर वो कल्याणी या भद्रे कह के उनको संबोधित करते हैं, फिर वो कहते हैं कि आज के बाद तुम सुखदा हो जाओगी, जो समय व्यतीत हो गया उसको भूल जाइए, मुक्ति का बोध करिए, मुक्ति को महसूस करिए, ये मुक्ति का पर्व है आपका। अब आपने दीक्षा ले ली है, हे कल्याणी, अब आपने दीक्षा दे ली तो आप सुखदा हो जाओगे, सुखी हो जाओगे, पुराना जो कुछ बीत गया उसे छोड़ दीजिए, मुक्ति को बोध करिए, इसी से आपकी जय वृद्धि होगी। इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। ईलाचंद्र जोशी का उपन्यास है लज्जा, जो पहले घृणामयी इसका नाम था, बाद में लज्जा कहकर 1929 में से प्रकाशित किया गया। दूसरा है इनका प्रसिद्ध
सन्यासी 1940, प्रेत और छाया 1944, मुक्ति पथ 1948, जिप्सी 1952, जहाज का पंछी 1954, कवि की प्रेयसी 76 में, और फिर है इनका निर्वासित। मुक्ति बोध अगर पूछा जाए तो जैनेन्द्र का है, और मुक्ति पथ पूछा जाए तो ईलाचंद्र जोशी का है, और दोनों ही मनोविश्लेषणात्मक रचनाकार हैं। फिर और हैं, अब ये भी मनोविश्लेषणवादी है, इनका है शेखर एकजीवनी, जिसमें फ्लैशबैक में चलती है, और रोमा रोला के जग क्रिस्ताफ का इस पर, जो रोमा रोला की कृति है जग क्रिस्ताफ, उसका इस पर प्रभाव है। सिलेबस में भी है, 1941 में ये लिखा हुआ है, और दूसरा भाग इसका 1944 में लिखा है, 2 भागों में ये। नदी के द्वीप 1954 में लिखा गया, और अपने अपने अजनबी लिखा गया 1961 में। फिर और भी हैं, डॉक्टर देवराज, इनके पथ की खोज 1951, प्रसिद्ध है इनका अजय की डायरी, इनका पुरस्कृत है 1960 में लिखा हुआ है। अब बात करेंगे प्रगतिवादी उपन्यासकारों के विषय में। उसमें सबसे पहले आते हैं यशपाल, दादा कॉमरेड 1941, देशद्रोही 43, दिव्या 45, पार्टी कॉमरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949, झूठा सच 58 और 60। ठीक है, ये भूलना नहीं है, इसको याद रखना है, ये पूछा जाएगा। वतन, इसके 2 भाग हैं, पहले का नाम है वतन और देश 58, दूसरे का नाम है देश का भविष्य 60। इसके बाद इनकी प्रसिद्ध रचना 1974 में लिखी गई है तेरी मेरी, उसकी बाद जिसके अंतर्गत 1919 से लेकर 1945 तक के स्वतंत्रता पूर्व के राजनीतिक घटनाक्रम का इसमें वर्णन है। बहुत ही प्रमुख है, इनके बार बार पूछे जाते हैं। दिव्या इनका यूपीएससी के सिलेबस में लगा हुआ है, झूठा सच नेट के सिलेबस में लगा हुआ, काफ़ी मोटा उपन्यास है बट अच्छा है, पढ़ने लायक है। अमृतलाल नागर के पूछे जाते हैं महाकाल 1946, बूंद और समुद्र 56, सुहाग के नुपुर 59, अमृत और विश्व 1966, मानस का हंस 1972, नाच्यो बहुत गोपाल 1978, खंजन नयन 1981 और अग्निगर्भा 1983। सभी महत्वपूर्ण है, छोड़ने को कुछ था नहीं इसलिए लिखने पड़े। अमृतलाल के जस्ट नीचे मैंने अमृत राय लिखा है ताकि आप इन दोनों में कंफ्यूज ना हो। अमृत राय का प्रमुख है नागफनी का देश 1953। ठीक है, विष्णु प्रभाकर के अर्धनारीश्वर 1952, निशिकांत 1955, संकल्प और स्वप्न और संस्कार ये 2014 में लिखे गए। इनके कुछ उपन्यास हैं जो मुझे कहीं मिले तो नहीं, लेकिन ये प्रश्न पूछा गया था तो मैंने यहाँ लिख दिए। यादों की तीर्थ यात्रा 1981, सृजन के सेतु 1990 और हम सफर 1996। ये मुझे बुक में तो नहीं मिले लेकिन प्रश्न पत्र में पूछा था तो मैंने लिख दिए। धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता 1949, सूरज का 7वां घोड़ा ये 1952 में लिखा गया है। और सूरज के 7वां घोड़ा में इलाहाबाद के जो निम्न वर्गीय जो एक क्या बोलेंगे उसको कॉलोनी है या एक कॉलोनी ही कह लीजिए, निम्न वर्गीय समाज का एक जो इलाका है उसका इसमें वर्णन है। गुनाहों का देवता ये एक प्रेम कथा है जो चंदर और सुधा इसके प्रमुख पात्र हैं। श्रीलाल शुक्ल के हैं सूनी घाटी का सूरज 57, राग दरबारी 1968, इसके बाद है मकान, फिर है पहला पड़ाव 87, फिर है विश्रामपुर का संत 1998। इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था विश्रामपुर के संत के लिए। ठीक है, अब देखिए ये एक जो राजपाल हैं उनके जीवन से संबंधित उनको आधार बनाकर और फिर काफ़ी राजनीतिक और काफ़ी सारी चीज़ों का इसमें वर्णन है। राग दरबारी में शिवपालगंज के कॉलेज का वर्णन है और ये एक रिपोर्टाज शैली में लिखा हुआ उपन्यास है और हमारे सिलेबस में भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे भीष्म साहनी के उपन्यास हैं झरोखे 67, कड़ियाँ 70, तमस 1973 याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। बसंती 80, मयादास की माधी 1988, कुंतो 1993, नीलो नीलिमा नीलोफर 2000 और जय हिंद की सेना 2010। ये मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगी इनका जो प्रतिपाद्य क्या है, विषय वस्तु क्या है, क्योंकि ये एक रचना और रचनाकार वाली प्लेलिस्ट में मैं पढ़ा चुकी हूँ। और पुनः मैं इसको रिवाइज कर देती हूँ आपको कि इनके नाटक, उपन्यास और कहानी कुछ भी पूछा जा सकता है तो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको इनकी विषय वस्तु का पता चले। राही मासूम रजा, इनके उपन्यास है आधा गांव 1966, टोपी शुक्ला 69, दिल एक सादा कागज 1973, यानी कि दिल एक सादा कागज और तमस दोनों एक साथ ही लिखे गए थे। कटरा बिहार जू 78, संतोष के दिन 85 और नीम का पेड़। अब ये थोड़े से 2-3 नाम हैं, थोड़े अपना उर्दू भाषा के से नाम है, एक साथ मैंने लिखा है ताकि आप भूलें नहीं, कंफ्यूज ना हो। बदियुज्जमा जी का है एक चूहे की मौत 1971 में लिखा था, फैंटेंसी और प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया था ये। और इसमें जो चूहे हैं वो फाइलों का प्रतीक हैं, चूहे की मौत फाइलों ऐसा ही कुछ भोलाराम का जीव लगभग हमने पढ़ी थी, पर वो एक छोटी सी घटना है और ये काफ़ी व्यापक स्तर पर लगभग वैसी है, प्रशासनिक उसमें ये।
अजगर बसाहत की है धरा अकुराई, वो 2014 में लिखी हुई। अब्दुल बिस्मिल्लाह की ये समर शेष है 1980, और झीनी झीनी बीनी चदरिया 1986। अब्दुल बिस्मिल्लाह जी की झीनी झीनी बीनी चदरिया 1986 बार बार पूछी जाती है। संजीव जी के हैं किशनगढ़ के अहेरी और धार 1990, पांव तले की दूब 1995, जंगल जहां से शुरू होता है 2003 में सूत्रधार लिखा, फांस लिखा इन्होंने 2015 में, काफी नया है, फांस पूछा जा सकता है। और इससे पूछा हुआ जंगल जहां से शुरू होता है और धार, ये दोनों तो क्रमानुसार वाले में हम पढ़ चुके हैं। विभूति नारायण राय का है शहर में कर्फ्यू 1986। अब देखते हैं शिव प्रसाद सिंह का है अलग अलग वैतरणी 1967, गली आगे मुड़ती है 1974, और नीला चांद 1988। अब देखिए मुझे चांद चाहिए, ये एक और है, आगे पढ़ेंगे इनको, सुरेंद्र जी का है। और नीला चांद को आप याद कर सकते हैं कि जो शिव जी थे उनके गले में जहर भरे होने के कारण नीलकंठ कहते हैं ना, तो उसी के प्रभाव से उनका जो सिर पे चांद था शिव प्रसाद जी के, वो भी नीला ही था। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। विवेकी राय का है पुरुष पुराण 1975, लोक ऋण ये पूछा हुआ है 1977, समर शेष है 1988, मंगल भवन 94 और देहरी के पास 2000। अब दो लोगों ने लिख दिया है समर शेष, किस किसने लिख दिया है? एक तो लिख दिया है अब्दुल बिस्मिल्लाह जी ने समर शेष है, और एक लिख दिया है विवेकी राय जी ने। दोनों के प्रकाशन वर्ष अलग अलग हैं, लेखक देकर ही पूछेगा, और अगर ऐसा नहीं करे तो फिर आप चैलेंज कर सकते हो। अगर एक ही लेखक दे और ये दे, मतलब कुछ भी गड़बड़ हो तो आप चेक कर सकते हो। मैंने इसीलिए एक इसमें लिखा है ताकि आप ये ध्यान रखें कि दो लोगों ने समर शेष है लिखा है। नरेश मेहता का डूबते मस्तूल 1994 पूछा हुआ, और वह पथबंधु था 1962। अब आते हैं ये नई कहानी आंदोलन धारा के प्रमुख तिकड़ी इनको कहते हैं, मोहन, राजेंद्र और कमलेश्वर को। इनके देख लेते हैं। मोहन राकेश का अंधेरे बंद कमरे 1961, अंतराल 1972, न आने वाला कल 1986, नकारात्मक से इनके टाइटल हैं। राजेंद्र यादव का है प्रेत बोलते हैं, जिसको बाद में सारा आकाश के नाम से 1952 में प्रकाशित किया था। उखड़े हुए लोग 1956, 1 इंच मुस्कान ये लिखा था 63 में, मनु भंडारी जी के साथ मिलकर, प्रसिद्ध है। अनदेखे अनजाने पुल ये भी 63 में इन्होंने लिखा था। कमलेश्वर है 1 सड़क 57 गलियां, यह 1957 में लिखा था। तीसरा आदमी 1976। प्रमुख जो रचनाएं वो इनकी सुबह दोपहर शाम 1982 और कितने पाकिस्तान 2000। तो ये भी लगभग विभाजन की त्रासदी पर आधारित है, कह सकते हैं 2000 में लिखा गया और सुबह दोपहर शाम 1982 में लिखा गया है। आगे देखते हैं निर्मल वर्मा के वे दिन 1964 में, लालटीन की छत 1974, एक चिथड़ा सुख 1979 और अंतिम अरण्य 2000 में। ठीक है, बहादुरगंज गांव का वर्णन है अंतिम अरण्य में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आंचलिक उपन्यासकारों की बात करते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु ने जब मैला आंचल की भूमिका लिखी थी उसमें आंचलिक शब्द का प्रयोग किया था और यह प्रमुख आंचलिक उपन्यास बन गया। बल्कि नागार्जुन का जो बलचनामा है ये भी बहुत ही अच्छा आंचलिक उपन्यास है, लेकिन इसको वो प्रसिद्धि नहीं मिल पाई जो मैला आंचल को मिली थी। मैला आंचल 1954, जबकि बलचनामा उन्होंने 1952 में लिख दिया था, लेकिन फिर भी। प्रतिपथ कथा 1957, पलटू बाबू रोड, और उसके बाद दीर्घ तपा 1960, जुलूस 1965, कितने चौराहे 1966 और कलंक मुक्ति 1972। ये क्रमबद्ध रूप से आपको याद होने चाहिए। नागार्जुन का रतिनाथ की चाची 1978, मिथिला की विधवा का इसमें वर्णन है। बलचनामा 1952, बाबा बटेश्वर नाथ 1954 और वरुण के बेटे 1957। वरुण के बेटे भी मछुआरे जीवन पर आधारित है। मनोहर श्याम जोशी का है कसप 1982, कुरु कुरु स्वाहा 1980 और कैप के लिए, कैप इनका है जिसके लिए 2005 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। यानी 3 रचनाएं इनकी, कैप, कसप और कुरु कुरु स्वाहा। गिरिराज किशोर का है पहला गिरमिटिया 1999, जो गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे तो रंग भेद से संबंधित जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ था उसका वर्णन है। यथा प्रस्तावित 1982, परिशिष्ट 1984, एकाक का दरिया है 2007, स्वर्ण मृग 2012 और बा 2016। रमेश चंद्र शाह के हैं गोबर गणेश 1978, किस्सा गुलाम 86, पूर्वा पर 1990, विनायक 2014, पुरस्कृत साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है विनायक 2014 में। गंगा प्रसाद विमल का मानुसखोर 2014 इतना प्रसिद्ध नहीं है। सुरेंद्र वर्मा का है मुझे चांद चाहिए, तो जब नीला चांद पूछे तब लिखना है शिव प्रसाद सिंह, और मुझे चांद चाहिए 1993 में लिखा है सुरेंद्र वर्मा ने। मिथिलेश्वर का है झुनिया 1980, प्रेम नाबाड़ी उपजे 1995, माटी कहे कुमार से 2006। फिर बात करते हैं प्रदीप शुक्ला की, तो इनका प्रसिद्ध उपन्यास है मुन्नी मोबाइल, जो बार बार पूछा जाता है 2009 में, देश के भीतर देश 2014। महेंद्र भल्ला का प्रसिद्ध उपन्यास है एक पति के नोट्स 1967। शैलेश मटियानी का कबूतर खाना 1959, रामदर्श मिश्र के हैं पानी के प्राचीर 1961, जल टूटता हुआ 1969, सूखता हुआ तालाब 1972।
मुक्तिबोध का प्रसिद्ध उपन्यास है। विपात्र 1970 में लिखा था। रांगे राव का है मुर्दों का चीला जो मोहनजोदाड़ो से संबंधित है 1948। अंधेरे के जुगनू 1953। चीवर 51। विषाद मठ अकाल की समस्या से संबंधित है 1946। और कब तक पुकारू 1957 में ब्रज के नटों से नट जाति की समस्याओं का चित्रण और बार बार पूछा जाता है कब तक पुकारू। ठीक है, अब इन्होंने देखिए एक और लिखा था सीधा साधा रास्ता। तो इसकी कहानी जहाँ भगवती चरण वर्मा ने टेढ़े मेढ़े रास्ते जहाँ खत्म किया था वहीं से इसकी कहानी लेकर इन्होंने उसी के विपरीत इन्होंने लिखा है सीधा साधा रास्ता। अब बात करेंगे प्रवासी उपन्यासकारों के बारे में और उसके बाद करेंगे महिला उपन्यासकार के बारे में बात, फिर खत्म। जस्टिस गार्डन का है सोफी का संसार। रामदेव धुरंधर मॉरिशस के रहने वाले। छोटी मछली बड़ी मछली पूछो इस माटी से 1983। ठीक है, अभिमन्यु अनंत प्रसिद्ध हैं, पूछे जा रहे हैं बार बार। ठीक है, इनका है लाल पसीना 1983, सॉरी छोटी मछली बड़ी मछली 1983। और ये ऊपर वाले जो है रामदेव धुरंधर जी, इन्होंने दोनों रचना 1983 में लिखी। अभिमन्यु अनंत ने लाल पसीना लिखा 1977 में। गांधी जी बोले थे 1984 में। और शेफ आली। जोगिंदर सिंह कंवल ये फिजी के रहने वाले हैं। सवेरा 1976। धरती मेरी माता 1978 और करवट 1979। हो गया, ये 3-4 ही है, इसमें से ये पूछ लिया जाता है कौन से मॉरिशस के नहीं है, तो जोगिंदर सिंह जी फिजी के हैं। महिला कथाकार उपन्यासकारों की बात करते हैं। शिवानी का है स्वयं सद्या रथा 1977 में। कृष्णा सोबती का है सूरजमुखी अंधेरे में 1972। जिंदगी नामा 1979। दिलो दानिश 1993। समय सरगम के लिए 2007 में इन्हें व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2000 में इन्होंने रचा था। गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान से, तो ये 2017 में लिखा हुआ है। जिंदगी नामा में पंजाबी जीवन से रिलेटेड सब चीज़ें हैं। मनु भंडारी का आपका बंटी 1971। और महाभोज ये राजनीतिक वह है, आपका बंटी तलाक की समस्या पर आधारित है। महाभोज 1979। और स्वामी 2013। उषम प्रियमदा का है 55 खंबे लाल दीवारें 1961 में। रुकोगी नहीं राधिका 1967 में। शेष यात्रा 1984 में। अंतर्वंशी 2000 में। और नदी 2013 में। रुकोगी नहीं राधिका में एक जो लड़की है या महिला है समाज की जो रूढ़िवादी परंपरा उनका विरोध करती हुई एक राधिका नाम की महिला का वर्णन है। मृदुलागर का है चित्रकोबरा 1979। और कछ गुलाब 1996 में ये लिखा हुआ है। पुरुष प्रधान समाज में और जो महिला की जो स्थिति है उस सबका वर्णन है। ममता कालिया एक पत्नी के नोट्स। ठीक है, इसकी लेखिकाएं संदीप IAS है और उनकी पत्नी कविता लेक्चरर है। उनका वर्णन है उनके निजी जीवन का या कह लीजिए जो भी जीवन उसका वर्णन है। बेघर 1971। और दुखम सुखम 2009। चित्रा मुदगल का प्रसिद्ध है आवा 1999 में लिखा गया था। 2003 में इसको व्यास सम्मान से सम्मानित किया था। आवा की विषय वस्तु है बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष का इसमें वर्णन है। एक जमीन अपनी 1990। हाँ जी, नाला सोपारा 2016। अब चंद्रकांता जी ने लिख दिया बाकी सब खैरियत है 1983। और कथा सरितसर में कश्मीरी आतंकवाद के वर्णन है, किस प्रकार कश्मीरी लोग आतंकवाद के साये में जी रहे हैं, इसका वर्णन इनके उपन्यास कथा सतीसर में। सूर्यवाला का है अग्निपंख 1984। महुआ मांझी का है मैं बोरे इंशाल्लाह 2006 पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा। महुआ मांझी में बोरे इंशाल्लाह 2006। ठीक है, काफ़ी लंबा आपको लग रहा होगा लेकिन ये तो बहुत मक्खन आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, बहुत सारे हैं बाकी तो। नासिरा शर्मा का है 7 नदियां एक समुद्र 1984। शालमली 1987। ठीकरे की मगनी 1989। जिंदा मुहावरे 1993। अक्षयवट 2003। कुइयां जान 2005। पारिजात 2001। अजनबी जजीरा 2013। कागज की नाव 2014। और जो जिंदा मुहावरे हैं वो देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित इनका प्रसिद्ध उपन्यास है, याद रखिएगा। दूसरा जो पूछा गया है वो कुइयां जन और ये ठीकरे की मगनी 1979, ये आपको याद रखने हैं। प्रभा खेतान की आयो पे घर चले 1990, जिसमें अमेरिका के 3 शहरों का वर्णन है। छिन्नमस्ता ये 1993 में है। पुरुष वर्चस्व को चुनौती देती हुई नारीवादी का इसमें वर्णन है। नारियों का पीली आंधी 1996 में है। प्रभा खेतान का सबसे चर्चित उपन्यास है पीली आंधी, जिसमें मारवाड़ के जो सामंत शाही व्यवस्था उसका भी वर्णन है। वहाँ अकाल पड़ता है तो वो लोग वो सब व्यवस्थावाद छोड़कर कलकत्ता आ जाते हैं और फिर कैसे मेहनत करके वो वापस समृद्ध बनते हैं, उस सब घटनाक्रम का इसमें वर्णन है। कृष्णा अग्निहोत्री का है निष्कृत 1987। बित्ती भर की छोकरी 2007। और प्रशस्त कर्मणी 2015। मैत्रेयी पुष्पा का स्मृति दंश 1990। बेतवा बहती रही 1993। इदनम
1994 चाक, 1997 अलमा कबूतरी, 2000 अगन पाखी, 2001 अगन पंखी के नाम से सूर्यबाला ने भी लिखा और मैत्री पुष्पे ने भी लिखा। विजन 2002 फरिश्ते निकले 2014। फरिश्ते निकले की विषय वस्तु क्या है कि बेला बहू है, और बेला बहू के माध्यम से जो ग्रामीण जीवन में क्या नारियों की स्थिति है, कैसे जीवन में क्या क्या होता है ग्रामीण जीवन में, उस सबका बेहतरीन वर्णन है। लगभग ग्रामीण भारत का दस्तावेज जैसा ये बन गया है। अलका सरागी का कली कथा बाईपास 1998, शेष कादम्बरी पूछा जाता रहा है 2001, नीरजा माधवी का यमदीप 2017 जिसमें के अंतर्गत किन्नर समाज के अंतरंग जीवन की मार्मिक कथा को बताया गया। योगिता का है ख्वाहिशों के खांडवन 2017, लेटेस्ट है ये, याद रखिएगा। दलित साहित्यकारों की बात करें तो जैसे प्रकाश करदम से पहले भी लिखा गया एक दो लोगों ने, लेकिन उसको उस संज्ञा के अंतर्गत नहीं लिया जाता। उपन्यासकारों की जो उपन्यास की जो संज्ञा होती है उसके अंतर्गत जयप्रकाश करदम के उपन्यास छप्पर को प्रथम दलित उपन्यास माना जाता है, जो कि 1994 में लिखा है, करुणा 96 में लिखा है, शमशान का रस 91 में लिखा है। मोहनदास नैमिषारण्य का मुक्ति पर्व बहुत प्रसिद्ध है, और जख्म हमारे 1911 वाला। और मुक्ति पर्व किसने लिखा था? इलाचंद्र जोशी ने भी लिखा है। जगदीश चंद्र का है धरती धन्ना अपना 1952, प्रसिद्ध है, पूछा जाता है। यादों के पहाड़ 66। रूपनारायण सोनकर का है सुअरदान 2010, और सुशीला टागभरे का नीला आकाश 2017। इसी के साथ हमारे जो हिंदी साहित्य के प्रमुख उपन्यास हैं उन सब से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं, प्रमुख हैं, सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा, अब तक आपने लाइक भी कर दिया होगा, इतना सब कुछ कर दिया है तो अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो शायद तब तक के लिए नमस्कार। ये है आपका क्रमानुसार लगाने वाला होगा, या तो कहानी या नाटक से संबंधित मैं अगला वीडियो लेकर आ रही हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।